एग्जाम्स में आए उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का स्टैटिक पार्ट क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा टारगेट 125 प्लस की क्लास है। आपसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये जो टारगेट 125 क्लास है, ठीक है, इसमें अगर आप लगातार बने रहते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें लगातार बने रहते हैं तो विश्वास मानिए, ठीक है, तो विश्वास मानिए कि ये जो क्लासेस होंगी, ठीक है, इन क्लासेस पे जब जैसे जैसे आप एग्जाम्स के नज़दीक पहुँचेंगे, एग्जाम्स के नज़दीक पहुँचने का मतलब ये है कि जो आप मतलब जो भी आपको एग्जाम देने हैं, ठीक है, जो भी आपको एग्जाम देने हैं, जब इसके नज़दीक आप पहुँचेंगे तो विश्वास मानिए, ठीक है, विश्वास मानिएगा कि आपकी तैयारी जो है वो और पूर्ण होती जाएगी, ठीक है, आपकी जो तैयारी है वो और पूर्ण होती जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए इसमें आगे चलते हैं। ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं इसमें, जो सब्जेक्ट वाइज है। हमें भी हम किसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेल, डेली आप मुझसे 6 बजे मिल सकते हैं शाम को। आइए देखते हैं, जो लोग भी लाइव हो कमेंट करते रहिएगा ताकि मुझे पता लगे कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं और कितने लोग गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी लाइव हो भाई प्लीज आंसर के लिए राय बिल्कुल आया करिए भाई, आप लोग क्यों शर्मा जाते हैं, आंसर दिया करिए, ठीक है। वेल, स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जो हम बात की, पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम? निम्न में से कौन सा इकोसिस्टम के बारे में सत्य है? ए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, सत्य बताना है। बी, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। और डी, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो हमसे पूछा है निम्न में से सत्य क्या है, तो ये बताइए क्या आपको लगता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता न्यूनतम होगा? ये तो पक्का नहीं होगा, ठीक है, ये पक्का नहीं होगा। चलिए आप लोग का वेट करता हूं कौन इसका सही आंसर दे रहा है। सेकंड ऑप्शन बोलता है हमसे कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं, किसका कौन सा सही है आपको बताना है। जो लोग भी लाइव हो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। जी देखिए, 17 लोग लाइव हैं, बहुत अच्छा लगता है जब काफी लोग लाइव रहते हैं। 17 लोग लाइव हो। एवरीवन प्लीज आंसर दिस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिए सभी लोग। जी सभी लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा भाई। आपकी पूरी पूरी तैयारी करने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, तो आप बस इसमें लगे रहिए, आंसर देते रहिए। चलिए आइए, तो इसमें हम और आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट हमारा 8 मैंने पहले से बताया था, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या रहा है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम? चलिए देखते हैं कितने लोग लाइव है। देखिए, जो लोग लाइव हो आंसर दिया करिए आप। मोहित ठाकुर जी कह रहे हैं नाइस क्लास, थैंक यू मोहित जी। ऑप्शन सी सही है, पता नहीं ऑप्शन सी सही है कौन सा सही है, देख लेते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित रहता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए होता क्या है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता की बात कर रहा है, प्लांट्स जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, जो प्लांट होते हैं उत्पादक होते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो टोटली क्या होता है, वो टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है? तो पहला तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होते हैं। क्या यह पॉसिबल है कि पेड़ पौधे कम हो और उपभोक्ता ज्यादा हो? ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं, उत्पादक प्राकृतिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ये बिल्कुल सही है, मुझे सही लग रहा है। देख लेते हैं अभी कि जो भी आपके उत्पादक प्लांट्स होंगे, जो आपके प्लांट्स होते हैं या जो भी उत्पादक है, वो हमेशा उपभोक्ता से अधिक होंगे। नंबर्स की संख्या की बात करें, ऑप्शन सी सही है। डी देख लेते हैं, द्वितीय उपभोक्ता अधिक होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। ये तो इम्पॉसिबल है भाई, जब प्राथमिक उत्पादक जब ज्यादा हो गया तो ये तो घटता जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए प्लांट्स हो गया, प्लांट पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंडेंट होंगे, अब इसके बाद क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे, फिर आपके टर्सरी कंज्यूमर्स आएंगे। तो इनकी जो संख्या होती है वो संख्या इस तरह मूव करती है कि सबसे अधिक जो संख्या होगी उपभोक्ता की, सॉरी प्राथमिक उत्पादक की होगी, ठीक है, उत्पादक की होगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता, देन टर्सरी मूव करता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया था सभी का सही है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आइए देखते हैं कि सुपोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन से या सा कथन सही है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। सेकंड कह रहा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा सही है। आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा सही है। जो लोग लाइव है, काफी लोग लाइव रहते हैं, आप लोग आंसर दिया करिए, अच्छा लगता है। इसका कौन सा आंसर सही है एवरीवन? चलिए जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। देखिए उससे पहले मैं थोड़ा सुपोषण के बारे में बता दूं आपको। सुपोषण को बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम? यूट्रिफिकेशन या सुपोषण। सुपोषण सुपोषण एक ऐसी परिघटना है, सुपोषण एक ऐसी घटना होती है जिसके चलते होता ही है कि आपको पता होगा जो हमारे नाली हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, जो तालाब हो गए, आपके कह सकते हैं कि झील हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे घरों का जो पानी जाता है, ये कह सकते हैं जो सीवेज वाटर जाता है। कौन सा वाटर जाता है? जो सीवेज का जल जाता है, जो सीवेज का जल इनके अंदर जाता है। तो आपको पता होगा सीवेज के जल में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, या कह सकते हैं पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, या पोषक पदार्थ होते हैं। अब होता ही है कि जब जल में इन पोषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे जिस जल निकाय सीवेज जल में बात कर रहे हैं, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ गई, और ये जो जल है ये कहाँ गया? ये किसी झील में चला गया, या मान लें किसी तालाब में गया, तालाब में चला गया। तो होगा क्या कि तालाब में इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। तालाब में क्या होगा? इन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे होगा ये कि जो कुछ एल्गीज, कुछ कवक और मैक्सिमम शैवाल, कुछ ऐसे शैवाल होंगे, कुछ ऐसे कवक होंगे, या कुछ ऐसे पौधे होंगे, कुछ ऐसे पौधे होंगे जो जो ये आपका जा रहा है, जो इसमें यूट्रिफिकेशन हो रहा है, इसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो यूट्रिफिकेशन की घटना होती है, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, देख लेते हैं। वेल, तो इस यूट्रिफिकेशन की घटना के चलते क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बढ़ गई, सॉरी, जल में क्या हुआ? पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई। तो जब जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो भी एल्गीज होंगे या पौधे होंगे, उन्हें मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा। और जब वो न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा तो इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि मतलब उनका तो फायदा होगा इन पौधों का कि वो पूरे के पूरे जो तालाब उसको उसको बिल्कुल ही वो कवर कर लेंगे। और जब पूरे तालाब को कवर कर लेंगे तो नीचे, जैसे जलकुंभी की बात करते हैं आप, जलकुंभी भी एक तरह से इसी टाइप का प्लांट है। जलकुंभी की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? वाटर हाइनीथ कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि ये जो पूरे पूरे तालाब को कवर कर लेगा, और जब पूरे के पूरे तालाब को कवर कर लेगा तो नीचे जो जलीय जीव होंगे उनको ना तो धूप मिलेगी, ना उतना न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसका ये नुकसानदेह है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वाटर में पोषक तत्व आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। बी कह रहा है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो आपको पता होगा यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम नहीं करता, बट इसके बेसिस पे, इसके चलते, सुपोषण के चलते जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। सुपोषण के चलते जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने लगा रखा बिल्कुल सही है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं, मानव गतिविधियों के परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मतलब जो मानव गतिविधियां हैं उससे परिवर्तित जो पर्यावरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? ए, नैसर्गिक पर्यावरण, बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, सी, शहरी पर्यावरण, और डी, आधुनिक पर्यावरण। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है आप बताने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, कल काफी लोग लाइव थे, कल कोई बच्ची भी, पता नहीं कौन, आंचल करके कोई बच्ची भी कल आई थी, आंसर दे रही थी। आज पता नहीं लग रहा लड़की भाग गई है वो। और ये मोहित ठाकुर रेगुलर है बच्चा, ये बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, गलत या सही आंसर देते हैं। वेल, ऑप्शन बी, इन्होंने ऑप्शन बी बताया है। एमएस कोई है, मैं एमएस ठाकुर जी, ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। अब मुझे भी नहीं पता सही क्या है, वेट कर लेते हैं कि क्या आप बताते हैं आप। चलिए, अच्छा लगता है जब आप सभी लोग लाइव होते हैं।
आंसर देते हैं। चलिए इसका देखते हैं हम। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? जब तक आप आंसर देते हैं, मैं कुछ बता दूं कि जो भी मानव की बात करेंगे हम, तो मानव के लिए एक वर्ड यूज होता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या यूज होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हिंदी में कहते हैं नृविज्ञान। क्या कहते हैं? नृविज्ञान। जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उनको पता होगा एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है। और जो एंथ्रोपोलॉजी होता है इसमें हम बायोलॉजी को हिस्ट्री के साथ जोड़ के देखते हैं। बायोलॉजी को हम हिस्ट्री, वो भी क्या, ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें हम बायोलॉजी को हम ह्यूमन हिस्ट्री के साथ जोड़ के देखते हैं। उसको हम एंथ्रोपोलॉजी या हम नृविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नृविज्ञान। वेल, तो जब नृविज्ञान की बात, बहुत अलग चीज है। तो यहाँ जहाँ पे मानव गतिविधियां, जहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते अगर कोई पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। तो इसका ऑप्शन देख लिया कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी सारे क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग? ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। अच्छा। सी, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षावनों में पाई जाती है। सही है। डी, जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती है। चलिए, जो लोग इसका आंसर देना चाहते हैं इसमें बताना कौन सा गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग क्या आंसर दे, किसका आंसर पहले आता है। जो लोग भी लाइव हो, ठीक है, फटाफट कमेंट करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए, आप कोई MS ठाकुर जी हैं, ठीक है, पता नहीं MS ठाकुर लेकर शिवानी ठाकुर लिखा है। जो भी लिखा हो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कोई शिवानी लिख रही है कि ऑप्शन ए सही है। अब आई डोंट नो क्या इसका सही हो, देख लेते हैं हम, ठीक है, कि कौन सा सही है। कोई शिवानी इन्होंने लिखा है ऑप्शन ए सही है, देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए और देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई आशु सिंह है, वो ऑप्शन ए, मतलब लग रहा है दो टीप रहे हैं लोग। वेल कोई बात नहीं, नकल चलती रहती है, जब एक का सही बोल दिया सर ने दूसरा टीप दीजिए। वेल कोई बात नहीं, होता यह है कि थोड़ा सा मेरी आवाज़ जो है आपको कुछ देर बाद मिलती है, ठीक है, 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड डिले के बाद मिलती है। तो ऐसा नहीं है, आपका आंसर मेरे आंसर देने से पहले आपने टाइप भले कर दिया हो, थोड़ा सा लेट में मिलता है, इट डजंट मीन। आइए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ग्लोब की शरण लेनी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा ग्लोब लेके मैं समझा देता हूँ आपको, फिर इसका आंसर इसका आंसर पहले मैं बता दूँ आपको। चलिए आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे भी नहीं यार आंसर इसका सही क्या है, देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं, ये हमारा प्यारा सा ग्लोब है, ये हमारा प्यारा सा क्या है, ग्लोब है। लग रहा है बिल्कुल गोल बना है, वाह क्या बात है। नहीं थोड़ा सा अंडाकार है बट गोल लग रहा है, ठीक है। तो अब जो बात देख रहे हैं आप, इससे होता ही है, ये आपकी इक्वेटर या भूमध्य रेखा है। ये हमारी क्या है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये हमारा क्या है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। इससे, इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री, ये आपका क्या होता है, ये आपका दक्षिण है। नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। ऊपर क्या होता है, आपका उत्तर होता है। नॉर्थ साउथ आप जानते होंगे, ठीक है। वेल, इसी तरह 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, ठीक है। 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ की तरफ होता ही है कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इक्वेटर्स पे जो सूर्य होता है बिल्कुल लंबवत पड़ता है, सबसे अधिक एनर्जी यहाँ मिलती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इससे हम दूर जाते हैं, जैसे और बढ़ते बढ़ते यहाँ 0 डिग्री चले जाएंगे, नीचे आप 0 डिग्री चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, किसकी तरफ, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। जब आप इक्वेटर से आप ध्रुवों की तरफ मूव करते हैं, तो जो सौर एनर्जी है, जो सूर्य का प्रकाश मिलने की जो टेंडेंसी है, वो कम होने लगती है। क्या होती है, कम होने लगती है। तो यही एक रीजन है कि जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम जो हीट मिलेगी, जो आप मैक्सिमम हीट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हीट आपको इसी एरिया मिलेगा। और जब मैक्सिमम हीट इसी एरिया मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भी आपको इसी एरिया मिलेगी। और जैसे जैसे हम
इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मतलब ध्रुवों की तरफ मूव करेंगे, तो होता क्या है कि ध्रुवों की तरफ जब मूव करेंगे तो हीट कम मिलेगी, और जब हीट कम मिलेगी, ऊष्मा कम मिलेगी, तो वहां पे वनस्पतियां कम उगेंगे। जब वनस्पतियां कम उगेंगी तो जीव जंतु भी क्या होंगे, वो भी कम उगेंगे। अब आइए चलते हैं अपने आंसर की तरफ, इसका आंसर क्या सही था। आंसर की तरफ देखते हैं हम, तो कह रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने क्या देखा था, क्योंकि ये हमारा भूमध्य रेखा थी, और भूमध्य रेखा से हम बढ़ रहे थे कहाँ, ध्रुवों की तरफ, ऊपर से नीचे कहीं बढ़ी है, तो घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि यहाँ पे शीतोष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ध्रुवों पे आते हैं तो ठंडा बिल्कुल है, और जहाँ टेम्परेचर ही लो है, क्या आपको लगता है वहां कुछ होगा, नहीं। तो ये हमारा क्या बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही है। देख लेते हैं कैसे सही है। और हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था जो सत्य नहीं है, मतलब वही सही है वो जो सत्य नहीं है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय देते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो एरिया आप देख रहे हैं उष्णकटिबंध है, जब जहां पे ज्यादा जब वन मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अपेक्षाकृत ज्यादा जातियां यहाँ पे मिलेंगे, आश्रय देंगे, सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है भाई, जहां पे वर्षा वन होंगे वहीं पे मिलेगा, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है, ऑब्वियस बात है भाई, ये शीतोष्ण क्षेत्र है, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो घटेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सारे सही, केवल ऊपर वाला गलत है। ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आजा भैया, वेल, कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये शायद क्वेश्चन शायद कल भी आया था क्या, ये वेल कोई बात नहीं। ए लाइकेन, बी मैथिल मर्क्यूरिक, या मैथिल मर्क्यूरिक, सी गुलाब का पौधा, सी गुलाब का पौधा, और डी सूर्यमुखी का पुष्प। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर देने की कोशिश करेगा एवरीवन। काफी लोग लाइव हैं, अच्छा लगता है आप लोग आंसर देते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। आशु सिंह ए, देखते हैं आशु जी आपका आंसर सही है गलत है, मुझे भी नहीं पता है, मैं भी आप ही लोग का आंसर देकर टिप देता हूँ कि ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आंसर सही आता है, किसका आंसर सही आता है। कोई शिवानी जी बोल रहे हैं बी, देख लेते हैं इनका आंसर सही गलत है, वेल पता नहीं। ठीक है, तो बी, तो चलिए गलत आंसर भी आने चाहिए, सही आंसर भी आने चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लाइकेन। जिन्होंने भी आपका लाइकेन ऑप्शन ए लगा रखा है उन सभी लोग का सही है। ठीक है, जिन्होंने लाइकेन लगा रखा है वो सभी सही है। क्यों, क्योंकि जो लाइकेन्स होते हैं, थोड़ा ये बात कर लेते हैं, जो लाइकेन्स होते हैं ये आपके बने होते हैं किससे, एल्गी से। एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक। ये आपके कवक एवं शैवाल, कवक एवं शैवाल के, ठीक है, कवक एवं शैवाल के संयोजन से बनते हैं। किससे बनते हैं, उनके हम संयोजन से बनते हैं आपके लाइकेंस। इसके साथ साथ ये जो लाइकेंस होते हैं, ठीक है, ये जो लाइकेंस होते हैं, जो आपने देखा होगा लिटमस पेपर, क्या होता है हमारा लिटमस पेपर, जो आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर के बनाने में भी हमारा लाइकेंस यूज होते हैं। ठीक, इसका रस यूज होता है। इसके साथ साथ जो लाइकेंस होते हैं, अब हमारे आंसर पे आते हैं, ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। किसके, वायु प्रदूषण के, कौन होते हैं, लाइकेंस होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लाइकेंस जो होते हैं वो आपके वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है। जहां पे आपका प्रदूषण होगा, जहां पे आपका पॉल्यूशन होगा, वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, वहां पे जो लाइकेन है वो ग्रो नहीं करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे वायु का प्रदूषण है। ठीक है, और बाकी सब तो अलग अलग चीज है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शन हमारे पास है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी मेथेन। आपको जल्दी से बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, कोई पिंकी अग्नोत्री जी हैं ए, जज क्रिएटर्स ए, वेल डन, बहुत अच्छा लगता है जब काफी लोग, देखिए 7-8 लोग एक साथ आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए जज क्रिएटर्स बोल रहे हैं ऑप्शन डी, हो सकता है ऑप्शन डी सही हो, वेल देख लेते हैं। और मोहित ठाकुर जी, अच्छा मोहित जी लग रहा है आज, चलिए मोहित जी बोल रहे हैं डी सही है, पिंको अग्नोत्री जी बोल रहे हैं डी सही है। अब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है डी सही है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं भी आप लोग आंसर देख के आंसर देता हूँ
कि कौन सा सही है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, याद रखिएगा जो धान का खेत होता है, थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता होगा धान का सीजन आने वाला है, ठीक है, बोया जाएगा। तो आपको पहली बात याद है, धान के खेत में याद रखिएगा कम से कम 4 सेंटीमीटर, कम से कम क्या होता है इसमें 4 सेंटीमीटर तक तो हमेशा हम धान के जो प्लांट्स उसको पानी में भरे रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि वो प्लांट को हमेशा पानी चाहिए तो ग्रो करता है। इसके साथ साथ वो जब पानी भरे रहेंगे खेत में आप, तो दलदली भूमि हो जाएगी, और जब भूमि आपकी दलदली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दलदली। जब भूमि आपकी दलदली हो जाएगी तो इससे होगा ये कि उसके अंदर एक गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, मार्श गैस। क्या बोलते हैं हम, मार्श गैस, ठीक है। तो दलदली भूमि के अंदर, क्योंकि दलदली भूमि को लैटिन में मार्श कहते हैं, इसीलिए दलदली भूमि में जो गैस प्रोड्यूस हो उसको क्या बोलेंगे हम, मार्श गैस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मार्श गैस। और मार्श गैस को क्या बोलते हैं हम, CH4 बोलते हैं। CH4 को और क्या बोलते हैं हम, मेथेन बोलते हैं। मीथेन को और हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, गोबर गैस, ठीक है। इसके साथ साथ मेथेन को हम और किस फॉर्म में जानते हैं, तो याद रखिएगा जो मेथेन है आपका, ठीक है, जो हम बात करेंगे अब प्राकृतिक गैस की, ठीक है, जो बात करेंगे हम प्राकृतिक गैस की, किसकी बात करेंगे हम, प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस में जो मेथेन है CH4, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, अच्छे अमाउंट में होता है, ठीक है। चलिए जितना आपने मेथेन के बारे में जान लिया, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो जिन्होंने भी D बोला था, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा लगता है जब सबके आंसर सही होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस को कर रहे हैं, वेरी गुड। सो आपका जो ऑप्शन D है, दैट्स टोटली ट्रू, दैट मेथेन इज राइट आंसर, ठीक। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है, A पेरिस, B नई दिल्ली, C गुरुग्राम और D न्यूयॉर्क। तो आपको ये बताना है कि इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट करिएगा, देखते हैं किसके आंसर सही आ रहा है। चलिए काफी लोग लाइव हैं, जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है, वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा। जज क्रिएटर्स बोल रहे हैं, अरे भाई जब जज ही आप तो ठीक है, आपका ऑप्शन C हो सकता है, C सही हो। कोई पिंकू अग्निहोत्री जी हैं, अग्नि जी, इनका भी ऑप्शन C सही है। कुछ भी हो, इनकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज है, बहुत जल्दी टाइप कर देते हैं, लगता है कि मोबाइल पे बिल्कुल टाइपिंग बहुत फास्ट है इनकी। कोई शिवानी जी हैं, वो C बता रही हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए ये C बता रहे हैं, आइए देखते हैं किसका आंसर सही है, ठीक है। वेल मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है। तो सौर संगठन, ये आपको ये पता होगा, जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, जो हमारा क्या है, जो आपका अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है, आपको पता होगा इसके संस्थापक सदस्यों में, इसके संस्थापक सदस्यों में हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत भी था। यही एक रीजन है कि इसका जो वर्तमान में सचिवालय है वो कहाँ है, हमारे भारत के गुरुग्राम में, जिसको पहले हम क्या कहते थे, गुड़गांवा कहते थे, वहीं पे आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, सचिवालय है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। 100% सोलर एनर्जी पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास है, A अंडमान निकोबार, B ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, C दीव और D पुडुचेरी। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जो लोग भी लाइव हो जल्दी से बताइएगा। चलिए कोई पिंकू जी हैं, बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं भाई, ये तो C। अब पता नहीं C कौन से आंसर दिया, वैसे C सही है, क्या पता उससे पहले वाले का हो, मुझे पता नहीं भाई। C सही भी हो सकता है, C गलत भी हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग, अपने पर रिस्क लेके आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, कि इसका आंसर सही है गलत है। कोई IAS क्रिएटर इंग्लिश है, C सही है। चलिए इतने लोग जब C बोल रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है C ही सही होगा। आइए देख लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, ये वन लाइनर रसीद है कि 100% जो सोलर ऊर्जा पर चलने वाला भारत है उसका प्रथम केंद्र शासित प्रदेश आपका दीव ही था, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए C बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। A प्रोजेक्ट, मतलब ऑप्शन 1 2 3 4 है, प्रोजेक्ट टाइगर, B प्रोजेक्ट हाथी, C
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और फोर्थ हमारा है जैव विविधता अधिनियम। तो याद रखिएगा, पहले हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। जो प्रोजेक्ट टाइगर था कब आया था? हमारा 1973 में। जो प्रोजेक्ट हाथी है कब आया था? हमारा 1900 प्रोजेक्ट हाथी 1980 1992 में आया था। जो जैव विविधता अधिनियम कब आया था? हमारा 2002 में आया था। कब आया था आपका? 2002 में। अब इसकी बेसिस पे आप ही बताइए कि पहले क्या होना चाहिए। इसके बेसिस पे खुद ही अंदाजा लगाइए कि पहले क्या होना चाहिए। देखिए पहले हमारा क्या होगा? पहले आपका 1972 आएगा, तो ऑप्शन थर्ड देखिए कहाँ सही है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, तो जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है एवरीवन। एमएस ठाकुर जी ए सही है? नहीं भाई एमएस जी ये तो सही नहीं लग रहा है इसका, ठीक है। इसका कौन सा सही है देख लेते हैं। आईएएस क्रिएटर जी बी सही है? नहीं भाई बी तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, बी तो बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक कर देगा, बी बिल्कुल नहीं है। वेल अच्छी बात है, जब विस्तार ये आप लोगों में भी आंसर भी आप लोगों के लिए गलत सही हो रहा है, अच्छा लगता है। जब सबके सही होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब कुछ लोग के गलत हो कुछ लोग के सही हो तो लगता है कि हाँ भाई आप लोग बिना गूगल के आंसर दे रहे हैं। पिंकू जी कोई है, आंसर सी सही है। कोई जज साहब है वो भी सी सही है। वेल दोनों लोग का सही है, ठीक है, सी सही लग रहा है मुझे भी। भाई जब मैंने लिख दिया तो आपको मिलाना ही तो केवल है। पहले हमारे क्या 1972 आएगा, तो ऑप्शन थर्ड देखिए आगे कहाँ है। जब ऑप्शन थर्ड आगे देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले हट गए। और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए 2002, तो चार कहाँ पीछे इस वाले में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पर्यावरण कुजनेस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेस वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ए उल्टा यू, बी उल्टा वी, सी उल्टा एल, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका कुजनेट्स वक्र होता है इसका उल्टा वी होता है, तो ऑप्शन बी ने जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं बी सबका सही है, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए था दूसरे को कारण कहा गया है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। कथन ये बोल रहा है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है भाई। बी कह रहा है सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है एवरीवन, जल्दी से कोशिश करिए बताइए इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है बताने की कोशिश करिएगा। काफी लोग लाइव रहते हैं आप लोग, अच्छा लगता है आप लोग को देख के। इनमें से कौन सा सही है कोशिश करिए। जल्दी करिए भाई, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। 1 घंटे का समय मिलता है किसी तरह घींच घाच के, और अभी 10 ही क्वेश्चन हुए आधे घंटे में, और अगले आधे घंटे में लोग 20 क्वेश्चन करने हैं। सो फास्ट हो जाइए। चलिए तो आपने देख लिया भाई सतत विकास, ऑब्वियस सी बात है भाई भावी सतत विकास का अभिप्राय क्या है। चलिए दो लोग आंसर दे रहे हैं, कोई जज साहब है ऑप्शन ए, बिल्कुल जज साहब ऑप्शन आपको बिल्कुल ये सही है। भगवान करे आप जज बने भविष्य में, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई सतत विकास क्या है, मानव के कल्याण हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। और सतत विकास का मतलब ही होता है कि हम ऐसा विकास करें जो इस समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए गए हैं? वाइल्ड एंड बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी केवल मूल कर्तव्यों में, सी ए और बी दोनों में, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा सही है, कौन सा सही है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा जो लोग भी लाइव हो। एवरीवन हु इज लाइव देयर देन प्लीज ट्राई टू अटेंड दीस क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इनमें सही है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग, जल्दी से इनका आंसर देने की कोशिश करिए आप। चलिए काफी लोग लाइव हैं। वेल
कोई पिंकू जी हैं, ऑप्शन सी। कोई आईएएस वाले भी हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन जो लोग भी दे रहे हैं, सी ऑप्शन मुझे भी सही लग रहा है। जो सी ऑप्शन है वो मुझे भी सही लग रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं किसका सही है, ठीक है। कोई शिवानी जी हैं, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बात है शिवानी जी, लग रहा है आपका भी ऑप्शन सही जा रहा है। देखते हैं, आइए। तो निम्नलिखित में से भारत के संविधान में के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव, देखिए आपको पता होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो है ही है, ये हमारे केवल हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये मूल कर्तव्यों में ही है। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन सी, मतलब ए और बी दोनों सही है, ठीक है, केवल हटना चाहिए वैसे, ठीक है, दोनों में सही है। आइए, जिन्होंने सी लगा रखा है सबका सही है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, स्टॉकहोम सम्मेलन आपका अनवरत जैविक प्रदूषण से है, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से है। आप जल्दी से बताने की कोशिश करिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। चलिए ठीक है, कोई शिवानी जी ने आंसर दिया डी, मुझे भी सही लग रहा है, आई डोंट नो, आप लोग खुद देखिए भाई, मुझे खुद नहीं पता इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए, कोई आईएएस बाबा हैं, ये बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन डी। चलिए, इनका भी आंसर लग रहा है सही है, डी। तो लग रहा है मुझे भी सही है, मुझे भी डी सही लग रहा है, सबको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। जिनका भी डी सही है सबका जी सही है, वेरी गुड। देखिए वो तो क्या है, जो कार्डिया प्रोटोकॉल है ये बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है अनवरत जैविक प्रदूषण सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से सही है बिल्कुल, और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से है। तो आप देख, सॉरी, ये आपका जल संरक्षण से नहीं है, ये आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका जलवायु प्रदूषण से है। तो ऑप्शन जो आपका डी गलत है, तीनों बाकी सारे सही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा डी, क्योंकि मैं गलत ढूंढ रहा था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को उसका कारण कहा गया है। आइए देखते हैं जल्दी से। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सही बात है, याद रखिएगा, जो तितलियों की संख्या है, ठीक है, जो तितलियों की संख्या है, ठीक है, जो तितलियों की संख्या है, ठीक है, जो तितलियों की संख्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। हो सकता है सही हो। कारण क्या बता रहा है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। अब हमें बताना है इसमें क्या सही है, क्या कथन और कारण दोनों सही है या कोई एक सही है। चलिए देखते हैं कौन आंसर दे रहा है इसका। चलिए, कोई शिवानी जी हैं, बोल रही हैं कि ऑप्शन ए सही है, मुझे भी ऑप्शन ए सही लग रहा है, क्योंकि जो तितलियां हैं जहाँ पे गर्मी पड़ेगी, पहली बात तो ये कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ तितलियां ज़्यादा मिलेंगी, बिल्कुल सही है। और तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक, इसका उल्टा तो होगा नहीं कि तितलियां गर्म तापमान में नहीं रहती हैं, बिल्कुल सही है। और ए आर का क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए रखा है सबका बिल्कुल सही है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पारस्किक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, और डी बढ़ सकती है या घट सकती है। बढ़ सकती है या घट सकती है। जो लोग भी लाइव हो, वेरी गुड, आंसर देते रहा करिए। चलिए देखिए, देखिए होता है कि पारस्किक तंत्र में जब एक ट्रॉपिक लेवल से आप दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करते जाते हैं, तो याद रखिएगा, तो केवल 10% एनर्जी, कितनी, केवल 10% एनर्जी ही आपकी मूव करती है, केवल 10%। तो यहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं कि क्या इसका सही होना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए जो सबसे अधिक होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता ले जाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, तो ऊर्जा का स्तर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो जिन्होंने भी इसका, चलिए कोई शिवानी जी है, ऑप्शन बी बता रही हैं, बिल्कुल सही, घटती है, बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे जैसे हम प्राथमिक उपभोक्ता से, सॉरी, उत्पादक से तृतीयक उपभोक्ता तक जाएंगे तो देख रहे हैं इसकी मात्रा घटती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण करने से संबंधित है। ए लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल, और डी नीला हरा शैवाल। तो जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से, तो जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सभी लोग जो भी लाइव हों, इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ए लाल शैवाल,
बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल और डी नीला हरित शैवाल। चलिए कोई मोहित जी हैं, बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा इसका नाम ही हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है, नील हरित शैवाल, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल होता है, इसका काम ही होता है अटैक करना। और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन के निर्धारण में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआं जिसे हम स्मॉग कहते हैं, आवश्यक रूप से वायुमंडल में में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ए ऑक्सीजन तथा ओजोन, बी ओजोन तथा नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और सी डी कह रहा है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो आपको ये बताना है धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यह आप सभी का होमवर्क है। आपको पता है डेली 2 क्वेश्चन मुझे होमवर्क देने हैं, डेली 2 क्वेश्चन मुझे होमवर्क देने हैं। जो लोग भी लाइव हो इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, आज कल परसों जब भी आपको मौका मिले आपको इसका आंसर देना है। एक दो ऑप्शन कहे तो मैं हटा दूंगा, नहीं हटाऊंगा, ठीक है। आप इसका ढूंढिएगा कि जो स्मॉग होता है, स्मॉग स्मॉग जो होता है फॉग से बनता है, स्मॉग जो होता है फॉग से बनता है। तो अभी आप लोग कोई आंसर मत दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क है आपका, आपको देना कल परसों नरसों जरसों जब भी आप देखें इस वीडियो को, आपको बताना है कि स्मॉग या धुआं कैसे बनता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दुर्लभ प्रजाति उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। ए जीन संरक्षण, बी पर्यावरण संरक्षण, सी जनसंख्या नियंत्रण और डी प्रदूषण नियंत्रण। तो याद रखिएगा जो दुर्लभ उपलब्धि के लिए जो वर्ल्ड वैश्विक 500 पुरस्कार है वो दिया जाता है आपका पर्यावरण के संरक्षण के लिए। किसके लिए दिया जाता है, आपका पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगा रखा है सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ए गंगा हिमालय, ए गंगा हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिमी घाट और डी मध्य भारत। जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। कोई जज साहब हैं, इनका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जब भी हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये हमारा क्या है, ये आपका ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये केरला का एरिया है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है। क्या हमारा है, ये आपका पश्चिमी घाट है। और याद रखिएगा पश्चिमी घाट जो है वो भारत का सर्वाधिक जैव संपन्न बायोडाइवर्स एरिया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ए योजना आयोग, बी निवेशक आयोग, सी नीति आयोग और डी वित्त आयोग। तो आपको जल्दी से बताना है इनमें से कौन सा सही है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट भाई आंसर दे दिया करिए, ठीक है। चलिए वैसे कोई जज क्रिएटर इन्होंने पहले से आंसर दिया, पता नहीं भाई क्वेश्चन लिखने से पहले कोई आंसर कहाँ से देता है। इनका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, ठीक है। चलिए क्योंकि जो पहले योजना आयोग होता था, योजना आयोग है ही नहीं, योजना आयोग का दूसरा नाम क्या है, नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग जो भी है क्रियान्वयन को नीति बनाने का काम जो कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगा रखा है सभी का सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है, ठीक है। पानी के प्रबंधन के लिए और स्थायी लक्ष्यों के लिए प्रतिबंधित करता है। इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से जो लोग भी लाइव हो आंसर दिया करिए, आप लोग आंसर देख के अच्छा लगता है सभी लोग। देखिए 6-7 लोग हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वाटर के लिए, वाटर के स्थायी प्रबंधन के लिए, ठीक है, कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। काफ़ी लोग लाइव हैं, देखिए काफ़ी लोग लाइव हैं और पता नहीं क्यों आप लोग आंसर देने में इतना शर्मा जाते हैं। भाई शर्माया मत करिए, आंसर दिया करिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा कि इसका कौन सा सही है। चलिए चलिए अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, देखते हैं कौन आंसर देता है जल्दी से।
चलिए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए SDG 6, ऑप्शन बी SDG 7, ऑप्शन सी SDG 8 एंड ऑप्शन डी SDG 9। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए SDG 6। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो ऑप्शन 6 है, कौन सा हमारा? उसका जो ऑप्शन 6 है वही हमारे लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता की बात करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समृद्धि की परिभाषा, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ए क्लब ऑफ रोम, बी यूनेस्को, सी बार्टलैंड आयोग और डी एजेंडा 21। जो लोग भी लाइव हो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। बताइए आप लोग कहाँ भाग गए भाई? ठीक है, इसका जल्दी से बताइए इसका इसका कौन सा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है? जल्दी से बताइए सभी लोग कि जो समृद्धि की सीमा है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की जो सीमा है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताइएगा, प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, बार्टलैंड आयोग और एजेंडा 21। जो लोग लाइव हो सभी लोग बी बता रहे हैं, तो याद रखिएगा जो बी है कभी कभी आंसर सबका गलत हो जाता है, टीप लेते हैं सब लोग तो गलत हो जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि जो क्लब ऑफ रोम है क्या हमारा है? जो क्लब ऑफ रोम है इन्होंने क्या किया था? समृद्धि की सीमा को निर्धारित किया था। तो जिन्होंने भी ए लगा रखा सबका सही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ए 2025, बी 2030, सी 2035 और डी 2000। अच्छा 2035 दो बार हो गया है, इसको हम 2045 कर लेते हैं। इसको हम 2045 कर लेते हैं, तब आपको आंसर ज़्यादा समझ आएगा कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ए 2025, बी 2030, सी 2035 और डी 2045। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट भाई आंसर देने की कोशिश किया करिए। कोई निशा जी हैं, निशा नहीं सॉरी, कोई शिवानी जी हैं बता रही हैं ऑप्शन बी। बिल्कुल सही बात है निशा जी, सॉरी शिवानी जी, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि 2030 तक, कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक? 2030 तक जो भूमि की क्षरण है उसको कम से कम कर देना है। ठीक है, 2030 इसका लक्ष्य है। तो जिन्होंने 2030 लगाया है उन सभी का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए और आगे देखते हैं। चलिए सभी लोग सी दे रहे हैं, कोई जज साहब है, ठीक है, सभी लोग का सही सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बी, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। जल्दी से बताइएगा पारिस्थितिकी निकेत होता क्या है? पहला कह रहा है यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। जल्दी से बताइएगा। बी, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। इनमें से कौन सा सही है? जल्दी से जो लोग भी लाइव हो फटाफट भी आंसर देने की कोशिश किया करिए, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है। आप आंसर देते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को तो मोटिवेशन मिलता ही है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए तो हाँ, हाँ ये लाइव चल रहा है भाई, क्लासेस बिल्कुल लाइव होती हैं। ठीक है, ये आराम से आप आंसर दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल देते रहिए। ठीक है, चलिए मोहित ठाकुर जी सी बोल रहे हैं। नहीं, अब अच्छा कोई आईएएस बाबा वाले हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है, देख लेते हैं। ठीक है, ये उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। एक तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगा रखा है सभी का सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगा रखा है कि दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया। ए, लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं। कारण क्या बोल रहा है?
लिग्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। लिग्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा गलत है। इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है, ठीक है। जो लोग भी लाइव हो फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है, ठीक है। कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, सॉरी दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है और एक उसका रीजन है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कथन बोल रहा है लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कि जो लिग्नेटिक, पहली बात लिग्नेटिक क्षेत्र होता क्या है, जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, जिस क्षेत्र में पानी रुका हुआ, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, तो उन क्षेत्रों में जो पानी रुका होगा उन क्षेत्रों को हम लिग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। और उसमें जो पादप प्लवक होते हैं जिसको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम, फाइटोप्लैंक्टॉन्स या प्लैंक्टॉन्स समझ जाइए। तो प्लैंक्टॉन्स होते हैं स्मॉल आपके एल्गीज बायोफाइटा, ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, नहीं भाई इसमें पानी का खुला क्षेत्र नहीं होता है, इसमें पानी जो होता है रनिंग नहीं होता है। ऑप्शन ए वेरी गुड, ये रनिंग पानी नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन जो आप लगा रहे होंगे, तो जिन्होंने भी लगा रखा है ये सही, परंतु आर गलत है, सबका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह नहीं है, मीन्स इसमें से कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, कौन सा इसमें से हरित ग्रह नहीं है, हरित ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑर्गन और डी मीथेन। तो जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जो लोग भी लाइव हो, आप लोगों में से काफी लोग लाइव रहते हैं और पता नहीं क्यों आप लोग आंसर देने में शर्माते हैं। देखिए 6-7 लोग लगातार आंसर दे रहे हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विद देम। बहुत खुश हूं उनसे मैं, जो लोग लगातार आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप आंसर्स देते रहते हैं। इससे आपका और हमारा दोनों का इंटरेक्शन बढ़ा रहता है और इससे आपका मेरे प्रति ट्रस्ट बढ़ता है और आपका मेरे, दोनों लोग का वैसे वर्षा चलता रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग लाइव पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं और मेरा पढ़ाई कुछ काम कर रहा है। इसके साथ साथ आप लोग भी अपने आप को चेक कर लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। मीन्स बोथ आर वैसे वर्षा चल रहे हैं, ठीक है। वेल आपको पता होगा जो हरित गैस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें मेनली हम, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनमें सबसे अधिक जब आ जाएगा ऑप्शन में कि सबसे अधिक कौन ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, कौन सा है, तो गैसेज में आपका आ जाएगा CO2 आ जाएगा, CO2 होता है इसमें, ठीक है। फिर आपका मीथेन होता है, हाँ CO2 हो जाता है, मीथेन होता है। फिर आपका CFCs होते हैं, CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए इसमें जो ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं है। क्यों ऑर्गन नहीं है, आइए कुछ ऑर्गन के बारे में जान जाते हैं। तो देखिए जो आपका ऑर्गन है, जो आपका ऑर्गन है इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और शायद एटॉमिक वेट 36 होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है हीलियम ऑर्गन, ठीक है। इसका क्या होता है, ऑर्गन के बारे में याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में जब बात करते हैं तो पूरे इन्वायरमेंट में इसका जो परसेंटेज होता है वो 0.93% होता है। कितना होता है, अबाउट अबाउट 0.93% आपका क्या होता है, अबाउट 0.93% हमारा क्या होता है। तो आप सीधे बोलेंगे सर अबाउट 0.93% आपका क्या होता है, आपका ऑर्गन होता है। इसके साथ साथ कोई पूछे आपसे कि ऑर्गन क्या है, तो याद रखिए ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो ऑर्गन होता है, जब पूछा जाए आपसे कि पूरे वायुमंडल में जो भी अक्रिय गैसें हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है, तो आप बोलेंगे आप ऑर्गन है। अधिक मात्रा में क्या होता है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अच्छी बात है, काफ़ी आप लोग सही आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है एंड आई फील वेरी रियली वेरी ग्लैड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ए यूकेलिप्टस, बी केला, सी नीम, डी बबूल। इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, ठीक है। जो लोग इनको भी कमेंट करना हो कमेंट करिएगा। इनमें से कौन सा, ये आपका होमवर्क है, इट इज़ योर होमवर्क, ये आप सबका होमवर्क है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है, ये आपका होमवर्क है। आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, ठीक है। देखिए 3-4 लोग आंसर दिए हैं,
आंसर सबका सही है, बट आंसर मैं बताऊंगा नहीं आंसर उन्होंने क्या दिया है। जिन्होंने भी आंसर दिया हुआ है, कोई शिवानी जी हैं, कोई आईएएस बाबा वाले हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई श्रद्धा जी हैं, चलिए कोई श्रद्धा कपूर आ गई हैं, पता नहीं भाई किस किस नाम से आप लोग आ जाते हैं, कोई श्रद्धा कपूर है, उनका भी सही है, बट मैं बताऊंगा नहीं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। हाँ, पर ये बता रहा हूँ, खुद दिमाग लगा लीजिएगा, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, ये बताइए, क्या आपको लगता है बबूल में कुछ खतरा, कुछ नहीं है, नीम भी खतरा लायक नहीं है। अब आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा खतरा करता है पर्यावरण के लिए, आपको ये बताना है, ठीक है। और ये पर्यावरण के साथ साथ किसानों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आपको A1 और 2 में से चूज करिए, तो चूज कर ही लेंगे आप। इस वीडियो को आप आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, 6 साल बाद, मेरे मरने के बाद तक देखिए, 100 साल बाद तक देखिए, अगर यूट्यूब रहता है तो आप इसका आंसर कमेंट में पक्का बताइएगा, ठीक है। वेल, आइए और देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वाह, चलिए देखते हैं। ए, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव। बी, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, अच्छा कौन सा सही सुमेलित है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई। और डी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बखीरा भी सही नहीं है, ठीक है, ओखला भी सही नहीं है। सही हमारा क्या लग रहा है, सांडी हरदोई, जो ऑप्शन सी है, जो आपका सांडी वाली जो बहन है हरदोई में, केवल यही सही लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी। बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। अच्छा, सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी। और डी हमारा क्या कह रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो इनमें से कौन सा सही नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। जो लोग भी लाइव हो, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए अभी भी जो लाइव की संख्या बढ़ गई है, लाइव की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो जो लोग भी लाइव हो, फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। ये हमारे जो मॉक टेस्ट का ये 8वां पार्ट है, ये इट्स 8 पार्ट ऑफ आवर मॉक टेस्ट। और आपको जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पूरी कोशिश करिए बताने की कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जो लोग भी लाइव हो। कोई आईएएस बाबा वाले कह रहे हैं ऑप्शन बी सही है, अरे मुझे भी नहीं पता, मैं कैसे बताऊं ऑप्शन बी सही है कि ये सही है, ठीक है। चलिए वेल देखते हैं। कोई अविनाश जी है कह रहे हैं ऑप्शन सी सही है, अरे नहीं भैया अविनाश जी बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप, ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं हम। कोई श्रद्धा कपूर है, कौन है भाई, लड़का है लड़की पता नहीं है, मजा ले रहा है मेरा। कोई श्रद्धा कपूर ऑप्शन बी बता रहा है, पता नहीं, वेल आइए देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मुझे भी नहीं थे ईमानदारी से बताऊं तो, ठीक है वेल। पर याद रखिएगा जो आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए बिल्कुल सही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी बिल्कुल हाथी के लिए सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सही है, जिन्होंने बी लगाया बिल्कुल सही है। क्योंकि जो पेरियार, थोड़ा दिमाग लगाइए, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरला में पड़ता है, कहाँ पड़ता है हमारा, ये आपका केरला में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है केरला में भी, कहाँ, पेरियार नदी के पास, ये कहाँ पड़ता है केरला में भी पेरियार नदी के पास। और ये बताइए क्या आपको लगता है कि वहां पे हंगुल पक्षी मिलेंगे, हंगुल पक्षी या कह सकते हैं हंगुल आपके मृग मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी गलत है, बाकी सारे सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, अरे डीडीटी लिख दिए होते, एक है, क्या है एक, अ जैव अपघटनीय प्रदूषक, बी जैव रासायनिक प्रदूषक, सी जैव प्रदूषणकारी या जैव प्रदूषक। और डी हमारा क्या कर रहा है, जैव अपघटनीय प्रदूषक। आपको जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है एवरीवन, जितने लोग भी लाइव हो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए आप लोग आंसर देते हैं मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग आंसर देते हैं तो बिल्कुल दिल प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई पढ़ाने में कुछ तो दम है, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग जो लोग लाइव हों। या चलिए मुझे चलिए कोई आईएएस बाबा वाले हैं बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो मुझे भी लग रहा है ये सही होगा, मुझे नहीं लग रहा है अभी, मैं देखूंगा तब बताऊंगा ये सही है कि बी सही है। बस आईएएस बाबा ने दिया है, कोई पिंकू बाबू है उन्होंने भी ये बोला है, ठीक है। कोई श्रद्धा खापरा है, अब तो मैं समझ गया लड़का मेरा मजा ले रहा है, ये लड़का ही है, कोई लड़की नहीं है ये, ठीक है। कोई जज साहब उन्होंने है
कभी कपूर बन के आ रहा है, कभी खापरा बन के आ रहा है, कोई सदा खापरा है तो बेकार है, ठीक है। वेल मैं देखते हैं इसमें। तो आपको थोड़ा डीडीटी के बारे में बता दूं, जो आपका डीडीटी होता है, क्या होता है डीडीटी। वैसे ऑप्शन जिन्होंने ए लगा रखा है सबका सही है, ठीक है। आइए तो डीटी की बात करते हैं। तो डीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो ट्राइक्लोरोथेन, ये बिल्कुल सही है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया तो मान के चले सही होगा ही, भले मुझे आया ना आए। अब एक डीडीटी का काम क्या है, इसको क्यों हम बोल रहे हैं कि जैव अपघटनी है। याद रखिएगा जो आपका ये डीडीटी है, ठीक है, ये जो डीडीटी है ये क्यों जैव अपघटनी, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। और आपको पता होगा भारत क्या है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कहानियों के माध्यम से सुना जाता है। मैं आपको कहानी तो नहीं सुना सकता, बट एग्जाम्पल समझा सकता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लिया हमने एक प्यारा सा एक प्लांट ले लिया, हमने एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट ले लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि पहले डीटी का यूज होता था, हम कोई भी हार्मफुल कोई भी इसमें हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डाल दे रहे हैं। मान लिया हमने इसमें डीटी डाल दिया, हमने क्या डाल दिया, हमने इसमें डीटी डाल दिया। सपोज करिए मैंने इसमें डाल दिया 1 मिलीग्राम, कितना हमने डाला, इस प्लांट पे हमने 1 मिलीग्राम हमने डीटी डाल दिया। अब इस प्लांट को क्या हुआ, इस प्लांट को मान लीजिए एक पूरी बकरी खा गई। मान ली मेरी बकरी है, भाई बकरी समझिएगा, पोलियो हो गया इसको, ठीक है। ये बकरी है, ये हमारी बकरी है, ठीक, ये बकरी है। और इस बकरी ने क्या किया, इस पूरे के पूरे प्लांट को खा गई। तो होगा ये कि जो आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम जो 1 मिलीग्राम डीटी जो हमने इस पर डाला था, ये पूरा का पूरा 1 मिलीग्राम डीटी इस बकरी में ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी शर्म हया के, टोटली। अब मान लीजिए इस बकरी को, हमारे यहाँ बहुत से बकरी खाने वाले लोग हैं, एक मेरे साथ के कर्मचारी हैं, कलीग है जो यहीं पे ऑफिस में काम करते हैं, बहुत बकरी खाते हैं वो, ठीक है, ठीक है। बकरी की पार्टी हुई थी परसों उनकी। अब इस बकरी को सज्जन खा गए, उनका नाम जो वो रख लीजिएगा आप, ये सज्जन हमारे प्यारे से बाबू हैं। अब जब भी वो देखेंगे इस वीडियो को उनको याद रहेगा कि सर ने उन्हें कैसे बनाया, ठीक है। चलिए मान लीजिए मुझे किसी का नाम, मैं मोहित का नाम ले लेता हूँ, जब नाम कोई नहीं आता, ये हमारे मोहित बाबू हैं, ठीक है, ये आपके मोहित बाबू हैं। बकरी छोटी सी थी, ठीक है, पूरी पूरी बकरी खा गई है, ठीक है। अब होगा ये कि जो 1 ग्राम जो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम 1 मिलीग्राम सॉरी, जो पूरा पूरा बकरी ने डीटी लिया था, ये पूरा पूरा इनकी बॉडी में चला गया, ठीक है। अब मान लीजिए भाई मानते हैं कि मोहित है, ठीक है, अच्छे आदमी है। अब मान लीजिए एक टाइगर खा गया, ठीक है, सपोज कर लीजिए एक टाइगर है हमारा, पोलियो वाला टाइगर हो गया, सपोज के टाइगर हमारा, ठीक है। इस टाइगर का नाम रख देते MS टाइगर, ठीक है, इसका हम नाम रखते हैं MS टाइगर। एक बार टाइगर है, ठीक है, महाशक्तिशाली टाइगर, मतलब MS टाइगर का मतलब होता है महाशक्तिशाली टाइगर। हमने क्या रख दिया, हमने इसका नाम रख दिया MS टाइगर, ठीक। अब ये टाइगर खा गया, हुआ ये कि आपने ये देखेंगे कि जो 1 ग्राम इसमें गया है, ये 1 ग्राम फिर से इसमें चला जाएगा पूरा का पूरा। मीन्स ये जो केमिकल सब्सटेंस आपने देखा कि एक साइकिल से स्टार्ट हुआ और वो केमिकल सब्सटेंस डिग्रेडेट नहीं हो रहा है, आपका जैसे जैसे आपकी फूड चेन या फूड वेब बढ़ रही है, उसका कंसंट्रेशन जो अपर लेवल पे बढ़ते जा रहा है। अब जब ये टाइगर मर जाएगा तो उसको पता होगा वल्चर्स खाएंगे या गिद्ध खाएंगे, वल्चर्स लिख दे रहा हूँ, वल्चर्स, इसको वल्चर्स खाएंगे। तो पूरे पूरे वल्चर्स की बॉडी में डीडीटी पूरा का पूरा 1 ग्राम आएगा, क्योंकि क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है हमारा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और यही एक रीजन है कि जो आपके गिद्ध थे जो बड़े बड़े बाज वगैरह पक्षी गायब हो रहा है। क्यों गायब हो रहा है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस का यूज एनिमल्स की बॉडी पे है। होता क्या है, जो आपके किसान होते, पालक होते हैं, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, जो गाय भैंसों को जब दर्द होता है तो उनको डाइक्लोफिनाक की मेडिसिन दे देते हैं, दर्द निवारक दवा होती है, दर्द तो ठीक होता है, पर जो डाइक्लोफिनाक है वो उनकी एनिमल्स की बॉडी में चला जाता है, वो एनिमल की बॉडी में चला गया। अब मान लीजिए उस गाय को, मान ली मरेगा, भैंस मरे, ओपन में फेंक देते हैं, उनको जो वल्चर्स खाएंगे, जो गिद्ध खाएंगे, उनकी बॉडी में चला गया, बट उनकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं है कि पूरा का पूरा उसको डाइजेस्ट कर पाए। यही एक रीजन है कि गिद्ध आज भारत से गायब हो गए और पक्षी भी इसी चलते गायब हो रहे हैं। हम इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं अपने फूड क्रॉप्स पे, पर उन पक्षियों के पास इतना, उनकी किडनी इतनी डेवलप नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि उसको एलिमिनेट कर पाए। तो यही एक रीज़न है कि मैक्सिमम जो पशु पक्षी देख रहे हैं आप खत्म हो रहा है। क्योंकि इसके साथ साथ जो मशीनीकरण किया गया है, बल मशीनीकरण पर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ डीटी समझाना था। मुझे लगता है कि आपको अब डीटी समझ में आ गया होगा। और हाँ, जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन। बहुत बार पूछा पीसीएस में कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो मैग्निफिकेशन, मुझे नहीं लगता कि आप कृपया भूलेंगे आप कि बायो मैग्निफिकेशन होता है क्या, ठीक है। आइए हम और आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे चिल्ला के थैंक यू बोलते हुए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए, इन वीडियोज़ को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और हमारा सहयोग बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।